हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लूसिड स्टडी। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम जानेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में। तो सोच कर देखिए, अगर हिमालयाज ही ना होते तो नॉर्थ इंडिया कैसा दिखता। ना इतनी बड़ी नदियाँ होती, ना इंडो गैंजेटिक प्लेन जैसी फर्टाइल जमीन होती, और ना ही करोड़ों लोगों को साल भर पानी मिल पाता। एग्रीकल्चर से लेके ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और बायोडाइवर्सिटी तक सब पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। इसलिए हिमालयन रिवर सिस्टम सिर्फ ज्योग्राफी का टॉपिक नहीं है, ये यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस सभी सब्जेक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब सबसे पहले समझते हैं कि हिमालयन रिवर सिस्टम होता क्या है। तो हिमालयन रिवर सिस्टम उन रिवर्स का ग्रुप है, उन नदियों का समूह है जो हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं और जिन्हें पानी मेनली ग्लेशियर्स, स्नोमेल्ट और रेनफॉल से मिलता है, और इसी वजह से इन्हें पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। सो पेरिनियल रिवर्स का सिंपल मतलब होता है ऐसी रिवर्स जिनमें पूरे साल पानी फ्लो करता रहता है, क्योंकि उन्हें ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के साथ साथ रेनफॉल से भी कंटिन्यूस वाटर सप्लाई मिलती रहती है। और यही हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस भी है। पेनिनसुलर रिवर्स काफ़ी हद तक मानसून रेनफॉल पर डिपेंड होती हैं, जबकि हिमालयन रिवर्स साल भर फ्लो करती रहती हैं। अब इन हिमालयन रिवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है पेरिनियल नेचर। जैसे कि अभी हमने समझा, ग्लेशियर्स हर साल धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं, इसलिए इवन समर सीजन में भी रिवर्स कंप्लीटली ड्राई नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कंटिन्यूसली गंगा को वाटर सप्लाई करता रहता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये यंग रिवर्स हैं। इसका रीज़न ये है कि हिमालयाज खुद जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, इसलिए इन रिवर्स में इरोजन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये माउंटेन्स को कंटिन्यूसली कट करती है और बहुत सारा सेडिमेंट अपने साथ लेकर चलती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है डीप गॉर्जेस। जब ये रिवर्स हिमालयाज के माउंटेनस रीजन से फ्लो करती है तो अपनी स्ट्रॉन्ग इरोजनल पावर की वजह से माउंटेन्स को काट कर बहुत गहरी और नैरो वैलीज बना देती है, जिन्हें हम गॉर्जेस कहते हैं। इसका फेमस एग्जाम्पल है इंडस रिवर, जो नंगा पर्वत के पास दुनिया के सबसे डीप गॉर्जेस में से एक बनाती है। अब जब ये रिवर्स माउंटेन्स को छोड़कर नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती है तो इनका स्लोप कम हो जाता है और स्पीड भी स्लो हो जाती है। इसी डिपोजिशन से बनी है फेमस इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो दुनिया के सबसे फर्टाइल एग्रीकल्चरल रीजन्स में से एक मानी जाती है। इसी प्रोसेस के दौरान रिवर्स जिगजैग पैटर्न में फ्लो करने लगती है। इन कर्व्स को हम मियांडर्स कहते हैं, और अगर किसी पॉइंट पर ये लूप रिवर से कट ऑफ हो जाए तो एक अलग लेक बन जाती है, जिसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम के तीन मेजर रिवर बेसिन्स की। सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर का ओरिजिन लेक मानसरोवर के पास तिब्बत में होता है। ये इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और फाइनली अरेबियन सी में जाकर गिरती है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है झीलम, चिनाब, रावी, बियास और सतलुज। अब इस रिवर सिस्टम से जुड़ा हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम्पेरिकल एग्जाम्पल है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशंस चाहे कितने भी टेंस रहे हों, लेकिन ये ट्रीटी आज भी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट्स में से एक मानी जाती है। अब आते हैं दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम पर, जो कि है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा का ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, लेकिन ध्यान रहे ग्लेशियर से निकलने वाली स्ट्रीम का नाम पहले भागीरथी होता है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब उसके बाद इस रिवर को ऑफिशियली गंगा कहा जाता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है यमुना, घग्गर, गंडक, कोसी और सोन। अब यूपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन कि कोसी को सौरो ऑफ बिहार क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि कोसी अपना कोर्स यानी डायरेक्शन बार बार चेंज करती रहती है, साथ ही ये बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेकर आती है, जिस वजह से बिहार में ऑलमोस्ट हर साल सीवियर फ्लड्स देखने को मिलते हैं। और इसका सबसे फेमस एम्पेरिकल एग्जाम्पल है 2008 कोसी फ्लड, जिसमें लगभग 30 लाख लोग इफेक्टेड हुए थे, और ये इंडिया के सबसे डेवस्टेटिंग फ्लड डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं तीसरे मेजर बेसिन की, विच इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र भी लेक मानसरोवर के पास ओरिजिनेट होती है, लेकिन तिब्बत में इसे यारलंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नामचा बरवा के पास एक स्पेक्टैकुलर यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के नाम से एंटर करती है। आगे चलकर जब दिबांग और लोहित इसमें मिलते हैं, तब असम में इस रिवर का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है।
फिर ये बांग्लादेश में एंटर करके गंगा से मिलती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ब्रह्मपुत्रा की सबसे खास बात यह है कि ये दुनिया की हाईएस्ट सेडिमेंट कैरिंग रिवर्स में से एक है। इसी वजह से इस रिवर में बहुत सारे रिवर आइलैंड्स बनते हैं। सबसे फेमस एग्जाम्पल है मजूली, जो दुनिया के सबसे बड़े इनहैबिटेड रिवर आइलैंड्स में से एक माना जाता है। हालांकि इरोजन की वजह से इसका एरिया काफी रिड्यूस हो चुका है। अब सवाल उठता है कि ये हिमालयन रिवर्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहला रीजन है एग्रीकल्चर। इंडिया की इरिगेटेड एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हीं रिवर्स पर डिपेंड करता है। वीट, राइस, शुगर केन और पल्सेस जैसे मेजर क्रॉप्स की कल्टीवेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो तहरी डैम और भाखरा नंगल डैम जैसे प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के साथ साथ इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरा रीजन है ड्रिंकिंग वाटर। तो करोड़ों लोग अपनी डेली वाटर नीड्स के लिए हिमालयन रिवर्स पर डिपेंड करते हैं। चौथा रीजन है बायोडाइवर्सिटी। तो ये रिवर सिस्टम गैंजेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, वेटलैंड्स और कई रामसर साइट्स जैसे यूनिक इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करता है। और पांचवा, रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र सिर्फ रिवर्स नहीं है बल्कि भारत की कल्चरल आइडेंटिटी का भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कुंभ मेला जैसे बड़े रिलीजियस इवेंट्स भी इन्हीं रिवर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंस के बावजूद हिमालयन रिवर्स कई सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज। तो रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग शॉर्ट टर्म में रिवर फ्लो बढ़ा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्लेशियर्स श्रिंक होने की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी कम भी हो सकती है। दूसरा चैलेंज है फ्लड्स। हैवी मॉनसून रेनफॉल और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स यानी GLOFS हिमालयन स्टेट्स के लिए एक मेजर थ्रेट बन चुके हैं। इसका रीसेंट एग्जाम्पल है 2023 सिक्किम तीस्ता डिजास्टर, जो साउथ लोनिक लेक के ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद हुआ था और जिसमें तीस्ता बेसिन में काफी डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। तीसरा चैलेंज है पॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ की वजह से स्पेशली गंगा और यमुना का पॉल्यूशन लेवल काफी बढ़ चुका है। चौथा चैलेंज है सेडिमेंटेशन, जो रिजर्वॉयर्स की स्टोरेज कैपेसिटी को कम करता है और फ्लड रिस्क को और बढ़ा देता है। और पांचवा चैलेंज है इंटरस्टेट और इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स, जैसे तीस्ता और इंडस से जुड़े वाटर शेयरिंग इश्यूज। अब अगर इन रिवर्स को फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट करना है तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने होंगे, जैसे इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, ग्लेशियर्स की रेगुलर मॉनिटरिंग, कैचमेंट एरियाज में एफॉरेस्टेशन, बेटर फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम्स, सीवेज ट्रीटमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल और ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो कंक्लूजन में सिर्फ इतना याद रखिए, हिमालयन रिवर सिस्टम सिर्फ रिवर्स का नेटवर्क नहीं है, ये इंडिया की एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, कल्चर और वाटर सिक्योरिटी की बैकबोन है। और यूपीएससी के लिए एक लाइन जरूर याद रखिए, दैट द हिमालयन रिवर सिस्टम इज द हाइड्रोलॉजिकल backbone of the Indian subcontinent, sustaining ecosystems, economies and civilization from the Himalayas to the Bay of Bengal.